ज्योति जो कि एसडीएम की पोस्ट पर होती है और उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाता है और वो अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है। अपने ऑफिस के आसपास उसकी नज़र जब एक ठेले पे पड़ती है जिस पर छोले भटूरे लगे हुए थे, तो अपने ड्राइवर से बोलती है कि इस ठेले से छोले भटूरे पैक करवा के ले आना, आज मुझे इसे खाना है। तो छोले भटूरे जब ड्राइवर पैक करवा के लाता है, वो छोले भटूरे काफ़ी बढ़िया होते। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब हर दिन नाश्ते के रूप में छोले भटूरे को एसडीएम मैडम रोज़ खाने लगी थी। जो छोले भटूरे का ठेला लगाए हुए था वो कोई और नहीं था बल्कि वो एसडीएम साहब का पति था, संजय, जिसने करीब 5 साल पहले ज्योति को डिवोर्स दिया था। डिवोर्स क्यों हुआ था और ज्योति ने दोबारा से उसे अपनाया कि नहीं अपनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव और आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश बरेली की। बरेली के पास एक कस्बे में एक लड़का रहता है जिसका नाम था संजय, और वहाँ से करीब 20 किलोमीटर की रेंज में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था ज्योति। वो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और सुंदर भी थी। ज्योति 4 बहनें थीं, जिनमें ज्योति सबसे छोटी बहन थी और 3 बहनों की शादी हो गई थी। भाई कोई था नहीं, पिताजी थे, वो बुजुर्ग हो चुके थे। चूँकि ज्योति पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, इसको पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था, ये किसी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रही थी और उसके पिताजी की तबीयत खराब रहती थी। इसके चलते हुए पिताजी कहते हैं कि बेटा, अपने जीते जी आपकी हम शादी कर दें, उसके बाद आप पढ़ाई अपने ससुराल जाकर कर लेना। जब ये बात ज्योति के पिताजी बोलते हैं तो ज्योति कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि अब तक उसके पिताजी ने 3 बहनों की शादी कर चुके थे। घर की कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और पिताजी की तबीयत भी खराब रहती थी। तो ज्योति कुछ बोल नहीं पाती है और उनके जो पिताजी होते हैं वो ज्योति के लिए लड़का देखने लगते हैं। इधर जो संजय था वो अपने घर में अकेला था, इसका कोई भाई या बहन नहीं था। ये भी शादी योग्य हो गया था, इसके पास ज़मीन वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया थी, ज़्यादा थी, और ये पढ़ने में भी ठीक ठाक था। मतलब अकेला था तो उस हिसाब से पढ़ाई थोड़ी कम कर रहा था, पर ठीक कर रहा था, ठीक ठाक था पढ़ने में। तो ज्योति के पिताजी इसको जब देखने के लिए जाते हैं मीडिएटर के द्वारा, तो लड़का पसंद आ जाता है। पसंद आने के बाद वो फ़ोटो वगैरह ले जाते हैं और अपनी बेटी ज्योति को दिखाते हैं। लड़का देखने में स्मार्ट था, बढ़िया था, तो ज्योति हाँ कर देती है और रिश्ता तय हो जाता है और इंगेजमेंट भी हो जाती है। दोस्तों, इंगेजमेंट होने के बाद दोस्तों के कहने पर संजय उनको पार्टी देता है और उसी पार्टी में दोस्तों के कहने पर संजय पहली बार बियर का सेवन करता है और 4 महीने के बाद इनकी शादी हो जाती है। ज्योति शादी होने के बाद संजय के घर आती है। कुछ समय दोनों का बहुत अच्छा बीतता है। उसके बाद ज्योति अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और एसडीएम की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सपना है एसडीएम बनना। तो संजय कहता है कि ठीक है, हमारे पास खेती बहुत है, उपजाऊ ज़मीन है, और मुझे क्या करना, आप पढ़ो, मैं कमाऊँगा, आप बस खाना बना देना, और आपको क्या करना है। दोस्तों, ज्योति का पति उसकी बात से एग्री हो जाता है और ज्योति भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। वो पढ़ने के लिए कोचिंग जाया करती है, तो रास्ते में जो संजय के दोस्त यार हैं, उसको देखते हैं और वो संजय से पूछने लगते हैं कि यार, तुम्हारी पत्नी रोज़ कहाँ जाती है। तो संजय कहता है भाई, उसको कोचिंग पढ़ने जाती है, वो एसडीएम बनना चाहती है, एसडीएम की तैयारी कर रही है, इसीलिए कोचिंग जाती है। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो संजय को उसकी पत्नी के खिलाफ उल्टा सीधा भड़का देते हैं। कहते हैं कि आज के समय में जो लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाते हैं वो पढ़ लिखने के बाद पत्नियां पति को लात मार देती हैं, लात मार कर निकल जाती हैं, किसी पोस्ट पर पहुंचने के बाद पति को भूल जाती हैं। तो इस चक्कर में संजय उसकी पढ़ाई को बंद करवा देता है। ज्योति ने ट्राई भी किया था, फॉर्म वगैरह भी डाले थे, लेकिन संजय अपनी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए सख्त मना कर देता है। तो ज्योति अपने पिताजी से कहती है, पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जैसे आपके ससुराल वाले बोले वैसा ही आप रहे। इधर जो संजय के पिताजी हैं उनको हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है।
अब बस बूढ़ी माँ रह गई थी और ज्योति थी। अब घर में ये 3 ही लोग थे। संजय को अब कोई समझाने वाला यानी कि कोई मालिक नहीं था, तो संजय अब अपनी मनमानी करने लगता है। अब वो ड्रिंक भी किया करता था अपने दोस्तों के साथ, रात रात भर गायब रहता और देर रात घर आना। संजय की माता जी अगर कुछ कहती भी हैं तो उनकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि वो बड़ी बूढ़ी हो चुकी हैं और ज्योति कुछ कहती है तो उसके साथ मारपीट करने लगता है। ये सब सिलसिला जारी हो चुका था और उसने शराब पीना काफ़ी ज़ोरों से स्टार्ट कर दिया था। ज्योति की शादी को करीब 2 ही साल हुए थे और नशे की लत ने संजय को काफ़ी बर्बाद कर दिया था। अब संजय कोई काम धंधा नहीं करता था, सिर्फ दोस्तों के साथ शराब पीता था। इसी नशे के चलते उसने खेत बेचना शुरू कर दिया था। जब ज्योति को इसका पता चलता है तो वो मना करती है, उसकी माँ भी मना करती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता है। उसकी माँ रोती है और अपने पति को याद करती है। वो सोचती है कि मैंने कैसे कुल कपूत को पैदा किया, जो कि हमारे पति की बनाई हुई संपत्ति को, हस्ती को उजाड़ने पर तुला हुआ है। वो कुछ कह नहीं सकती थी। इसी टेंशन में उसको गम हो जाती है। करीब 6 महीने के बाद उसका निधन हो जाता है। अब जो संजय है वो बिल्कुल आवारा टाइप का हो जाता है और अपनी पत्नी को कुछ समझता ही नहीं है, अपनी मनमानी करता है। तो ज्योति परेशान होकर अपने मायके चली जाती है। ज्योति अपने मायके में संजय के लिवाने का रास्ता देखती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जो संजय है वो अपने दोस्तों के साथ जमकर अय्याशी करता है और शराब पीता है। दोस्तों कहते हैं ना कि बनाने वाले दोस्त कम होते हैं और बिगाड़ने वाले दोस्त ज़्यादा होते हैं। यही आजकल का दस्तूर है। अब ज्योति को अपने मायके में रहते हुए 6 महीने हो गए थे और इन 6 महीने में ना तो संजय उसे लिवाने आता है और ना ही कोई उसका फ़ोन आता है। तो ज्योति के पिताजी अपने ही तरफ से वो ज्योति से कहते हैं कि बेटा, अपना ही घर है, अगर कोई बंदा बिगड़ गया है तो आप उसको समझाने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि उसी के साथ उसी के जैसा हो जाओ। वो अपनी बेटी ज्योति को समझाकर संजय के घर ले जाते हैं, संजय को समझाते हैं। तो उनके सामने तो संजय बोल देता है कि नहीं, अब नहीं ऐसी गलती होगी दोबारा। लेकिन उसका जो ढंग था वहीं का वहीं रहा। घर से बाहर जाना, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, शराब पीना, यही सब उसका रोज़ का काम था। उसको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था। घर में साग सब्जी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं था। ज्योति जब उसको समझाने की कोशिश करती है तो गंदी गंदी उसको गाली देता है और मारने लगता है। ज्योति दोबारा से मायके आ जाती है और अपने पिताजी से सारी कंडीशन बताती है और कहती है कि अब तक वो अपनी आधी ज़मीन बेच चुके हैं और ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द ही वो रोड पर आ जाएंगे। ज्योति के पिताजी को बहुत कष्ट होता है। कहते हैं कि हमने कितने हर्ष और उल्लास के साथ तुम्हारी शादी की थी, हमारा सब मिट्टी में मिल गया। ज्योति कहती है कोई बात नहीं पिताजी, वो तो घर को बिगाड़ने में लगा है, तो मुझे अब उससे डिवोर्स चाहिए। अब ये कंडीशन देखकर जो ज्योति के पिताजी हैं वो ज्योति को दोबारा से साथ लेकर संजय के घर पहुंच जाते हैं और एक बार संजय को फिर समझाने की कोशिश करते हैं। पर संजय जो है वो कुछ भी नहीं समझता है और बोल देता है कि जाओ अपनी बेटी को लेकर जाओ, जितना दिया है उससे ज़्यादा लेके जाओ, लेकिन मुझे अब इनको अपने घर में नहीं रखना है। ये सुनने के बाद ज्योति के पिताजी को बहुत धक्का लगता है और वो अपनी बेटी ज्योति को वापस लेकर अपने घर चले जाते हैं और डिवोर्स के कागज़ डलवा देते हैं। क्योंकि अब मजबूरी थी। वो जो इंसान था सिर्फ बेचने पर लगा हुआ था, जो कुछ भी शादी में दिया गया था वो सब कुछ बेच चुका था। बस पीने से मतलब था। दोस्तों यारों का इतना भूत चढ़ा था उसके ऊपर कि रात भर अपने दोस्तों के साथ गायब रहता था। दोस्तों की संगत गलत पड़ गई थी, इसीलिए सब कुछ बर्बाद करने में लगा हुआ था। 2 साल बाद डिवोर्स हो जाता है और ज्योति को डिवोर्स में जो भी पैसा मिलता है उससे वो फिर से एसडीएम की तैयारी शुरू कर देती है। पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, होशियार थी, उसका सपना था एसडीएम बनने का। तो वो जी तोड़ मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है कि 2.5 वर्ष में इसका सिलेक्शन हो जाता है। इधर 2 ही साल बीतने के बाद संजय की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। जो भी उसके पास था, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी बची थी वो सब बिक चुकी थी। सिर्फ एक घर बचा था। अब इसके बाद जो दोस्त थे वो धीरे धीरे आना बंद कर देते हैं क्योंकि इसके पास कुछ खाने पीने को बचा नहीं था। संजय का घर बर्बाद हो गया था, माँ टेंशन में मर गई थी, पत्नी ने डिवोर्स दे दिया था और सब प्रॉपर्टी बिक गई थी।
अब इसको पछतावा होता है, पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब संजय के पास सिर्फ एक छोटा सा घर था जिस मकान में वो रहता था। अब वो मजदूरी पर जाने लगता है, पर गांव में मजदूरी करने से लोग उसको ताने सुनाने लगे थे। तो संजय एक प्लान बनाता है और अपना घर भी बेच देता है। घर बेचने के बाद संजय बरेली आ जाता है और बरेली में आने के बाद वो एक छोले भटूरे वाले ठेले के पास लग जाता है और वहीं पर वेटर का काम करने लगता है और उसको लगभग साल भर ये काम करते करते हो जाता है। तो इसको जो रेसिपी थी छोले भटूरे बनाने की सीख जाता है और फिर वो तहसील के सामने छोले भटूरे का ठेला लगाने लगता है। अब इसका जीवन यापन काफ़ी बढ़िया हो गया था। वहीं पर रूम ले लेता है, लेकिन अकेलेपन की टेंशन इसको हो जाती है। अब कोई दोस्त यार भी इसको फ़ोन नहीं करता है, ना ही तो कोई इसका हाल पूछने वाला होता है। अब इसको अपनी घर गृहस्थी और ज्योति की याद आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर जो ज्योति होती है उसका उसी तहसील में ट्रांसफ़र हो जाता है जिस तहसील के सामने संजय छोले भटूरे का ठेला लगाया करता है। फिर एक दिन की बात है, ज्योति अपने ड्राइवर से कहती है कि नाश्ते के लिए छोले भटूरे पैक करवा कर ले आओ। तो मेन गेट के बाहर संजय का ठेला लगा हुआ था। ड्राइवर जाता है और छोले भटूरे पैक करवा के लाता है। तो जो मैडम हैं वो टेस्ट करती हैं, छोले भटूरे काफ़ी अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। तो 1-2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, मतलब डेली का रूटीन बन जाता है मैडम का नाश्ते में छोले भटूरे का। वो छोले भटूरे से ही नाश्ता करती हैं। एक दिन की बात है, जब ज्योति मास्क लगाए गाड़ी में बैठकर उधर से जा रही थी तो उसकी नज़र छोले भटूरे वाले ठेले पर पड़ जाती है। तो वो अपने ड्राइवर से पूछती है कि यही ठेला है वो वाला जिससे तुम छोले भटूरे लेकर आते हो? तो जो ड्राइवर होता है वो कहता है, जी मैडम, जो छोले भटूरे हैं काफ़ी बढ़िया बनाता है। अब ज्योति की निगाह उस ठेले पर पड़ती है तो क्या देखती है कि छोले भटूरे बेचने वाला कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति संजय है। ये देखकर वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है, पर एसडीएम मैडम को एक डाउट होता है कि उसके पास प्रॉपर्टी बहुत थी, तो फिर यहाँ पर ये ठेला क्यों लगा रहा है। यही विचार करते हुए मैडम अपने कमरे पर चली जाती हैं। दूसरे दिन वो अपने ड्राइवर से पूछती है कि जो आप छोले भटूरे लेकर आते हैं उसका नाम पूछना, उसका नाम क्या है। जब ड्राइवर एसडीएम साहब का जाता है तो संजय रिस्पेक्ट से बोलता है, सर क्या छोले भटूरे लगाने हैं? तो ड्राइवर पूछता है, आपका नाम क्या है? तो वो बोलता है, सर मेरा नाम संजय है। आप रहने वाले कहाँ के हो? तो वो अपने गांव का नाम बताता है और छोले पैक करवा के मैडम को ड्राइवर दे देता है। जब ज्योति पूछती है, आपने पूछा क्या नाम है उसका और कहाँ का रहने वाला है? तो वो बताता है उसका नाम संजय है और वो फलानी जगह का रहने वाला है। इसको यहाँ पर 2 साल हो गए हैं ठेले लगाए हुए। इतना ही बताया है और कुछ ज़्यादा नहीं बताया मैडम उसने अपने बारे में। तो वो समझ जाती है कि हाँ, ये वही मेरा ही पति संजय है जिसका जीवन बर्बाद हो चुका है। उसके बाद इसका जीवन इस कदर का हो गया है, पर वो अपने ड्राइवर को ये बात नहीं बताती है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद एसडीएम मैडम अपने ड्राइवर से बोलती हैं कि इस छोले भटूरे वाले को एक बार हमारे ऑफिस भेजना। जब ज्योति ऑफिस में संजय को बुलाती है तो संजय कहता है कि मैडम ने बुलाया है, लगता है कोई गलती हो गई क्या मुझसे। तो संजय डरा हुआ सहमा हुआ जाता है और जो मैडम के ऑफिस का गेट होता है उसके बाहर ही बैठ जाता है। मैडम कुछ काम में बिजी थी, तो जब मैडम फ्री होती हैं कैमरे पे देखती हैं कि संजय बाहर बैठा हुआ है तो बेल बजाती हैं और फिर चपरासी अंदर आता है। उससे कहती हैं कि जो हरी शर्ट वाला पहने व्यक्ति बैठा हुआ है उसको अंदर भेज दो, और हाँ, जब तक हमारी मीटिंग चलेगी कोई अंदर नहीं आने पाए। तो जो लोग स्टाफ के थे अंदर बैठे हुए थे वो भी बाहर चले जाते हैं उठकर, और जब संजय डरता हुआ अंदर आता है और मैडम को देखता है तो उसको विश्वास नहीं होता है। वह अचंभे में पड़ जाता है कि सामने बैठी हुई जो एसडीएम महिला है वो कोई और नहीं, इसी की तलाकशुदा पत्नी ज्योति है, जिसने इससे 5 साल पहले तलाक दिया था। अब इसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक जाती है। अब ये कुछ कह नहीं पाता है और सोचता है कि आज पता नहीं हमारे साथ क्या परिणाम होगा, क्योंकि मैंने इसकी कोई बात नहीं मानी, इसके बूढ़े पिताजी की बात नहीं मानी। आज ये इस कंडीशन में बैठी हुई है, ये नहीं पता मुझे क्या सज़ा देगी। अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि एसडीएम की तहसील में पावर बहुत होती है। अब जब ज्योति को देखकर ये चुप रहता है, कुछ कह नहीं पाता है, इसके आंखों से आंसू निकलकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तो ज्योति कहती है
आप बताइए, आपकी जो प्रॉपर्टी थी, जो दोस्त थे, उनके साथ रहकर खुश हो ना। दोस्त आपके यहाँ पर आते हैं या नहीं? अब संजय के पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। वो फूट फूट कर रोने लगता है। ज्योति कहती है आप चुप हो जाइए। अब आप बताइए, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? मैंने आपसे कहा था मुझे पढ़ाई करवा दीजिए, मुझे एसडीएम की तैयारी करनी है, आपने वो मुझे नहीं करने दिया। उसमें आपकी इज्जत चली जाती। आज आपकी इज्जत कहाँ है? आपने प्रॉपर्टी सारी बेच दी और आप ठेले पर आ गए। अब आपकी इज्जत कहाँ है? अब संजय चुप, कुछ बोलता नहीं है। अब उसको बहुत पछतावा होता है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है और सर नीचे झुकाकर फिर रोने लगता है। पर जो ज्योति होती है, इसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो बहुत दयावान होती है। वो संजय के पास जाती है, उसके आंसू पोंछती है, कहती है कोई बात नहीं है, जो आपने किया अच्छा किया। मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। तलाक में आपने जो मुझे पैसे दिए थे, उससे मैंने तैयारी की और ये एसडीएम का पद आज हासिल कर लिया। आप मेरे साथ ज़रूर नहीं थे, लेकिन आपका पैसा मेरे पास था और शायद आज तक इसीलिए मैं आपको भूल नहीं पाई। संजय कहता है मुझे माफ़ कर दो ज्योति, मैं दोस्तों के बहकावे में आ गया था, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से अपना लो। अब जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूँगा, दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ ज्योति, एक बार मुझे मौका दे दो। आप ठेला लगाते हो और मैं एसडीएम हूँ, मुझे सोचने का थोड़ा मौका चाहिए। शाम को आप हमारे घर पर आ जाना। उसको अपने घर का एड्रेस देती है और अपना नंबर देती है। शाम को संजय जब ज्योति के घर जाता है तो वहीं पर उसके बुजुर्ग पिताजी भी मिल जाते हैं। ज्योति के पिताजी भी बहुत दयावान थे। वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ होती तो उसका भी जीवन तुम्हारी तरह बर्बाद हो गया होता, लेकिन वो पढ़ने में होशियार थी, उसने अपना कैरियर बनाया, आज वो एसडीएम है। अब उसने अगर तुम्हें माफ़ कर दिया है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। अगर आपको अब समझ में आ गया है तो आज भी जीवन यापन बढ़िया तरह से कर सकता है। संजय कहता है कि अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है बाबूजी, आप जैसा चाहोगे वैसा ही सब कुछ होगा। ज्योति संजय का ठेला वहाँ से हटा देती है और दूसरे शहर में एक शानदार रेस्टोरेंट खुलवा देती है। वहाँ पर संजय मालिक के रूप में बैठता है और वहाँ पर वर्कर काम करने लगते हैं। इसका रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। इधर जो एसडीएम के पद पर उसकी पत्नी होती है, वो संजय से कहती है कि जो आपके पिताजी की ज़मीन है उसे वापस लेना है। हमारे पास पैसे हो गए हैं, अब जाते हैं उस गांव में जहाँ पर इसने घर वगैरह बेच दिया था। वहाँ पर वो घर नहीं लेते हैं, जो ज़मीन बेची हुई थी वो सारी ज़मीन ये बैक करवा लेते हैं, क्योंकि पत्नी एसडीएम के पद पर थी तो लौटाने से कोई मना नहीं करता है। जिसने लिया था उसको 1.5 गुनी कीमत देकर वापस कर लेते हैं और रोड के किनारे एक ज़मीन लेते हैं, वहाँ पर एक बढ़िया सा मकान बनाते हैं और दोनों का जीवन यापन बढ़िया तरीके से कटने लगता है। तो दोस्तों, ये थी संजय और ज्योति की कहानी, जहाँ संजय के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब शराब के नशे में बर्बाद कर देता है। और जो उसकी पत्नी है ज्योति, जो कि काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार थी, उसको तलाक दे देता है। उसके बाद ज्योति एसडीएम बनती है और फिर से वो अपने पति को सही रास्ते पर ले आती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप संजय के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे एसडीएम ज्योति के बारे में? आपकी जो भी राय है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।